नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2022 के बारे में। क्या ड्राफ्ट रूल बन के आया है और इसके अंतर्गत जो न्यू लेबर कोड के अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या मेजर पॉइंट्स क्या क्या बताया गया है और उसमें क्या क्या चेंज होने वाला है, इसका इम्पैक्ट किस प्रकार से पड़ेगा जो भी लेबर काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और इसका डिस्प्यूट किस प्रकार से इसको रिजॉल्व करने के बारे में गवर्नमेंट ने ठोस कदम उठाया है। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि यह न्यू लेबर कोड क्या है और इसके अंतर्गत किस प्रकार से और क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो यह हमारा जो लेबर कोड है उसको 4 कोड्स में कोडिफाई किया गया है 20 लेबर लॉज एक्ट को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोड ऑन वेजेस के अंतर्गत 4 लेबर लॉज एक्ट है। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड के अंतर्गत 3 लेबर लॉ एक्ट को रखा गया है। सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत 9 लेबर लॉज एक्ट को रखा गया है और OSH हेल्थ एंड सेफ्टी वर्किंग कंडीशन कोड के अंतर्गत 13 लेबर लॉ एक्ट को रखा गया है। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में, और मैंने ऑलरेडी कोड ऑन वेजेस को एक्सप्लेन कर दिया है। सोशल सिक्योरिटी कोड को भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, उसका मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आने वाले समय में बहुत ही जल्द ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेबर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है और एम्प्लॉयमेंट के द्वारा किस प्रकार से ड्राफ्ट रूल फ्रेम कर दिया गया है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020 के बारे में। यह जो एक्ट बन के आया है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है, और यहाँ जो रूल्स है इंडस्ट्रियल रिलेशन सेंट्रल रूल्स 2020 है, यह भी ड्राफ्ट मोड में है। अक्टूबर 2020 में ऑलरेडी यह पब्लिश कर दिया गया है और एक्सपेक्टेड है कि सितंबर 2022 में यह ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो जाएगा और हो सकता है कि यह इफेक्टिव भी स्टार्ट हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यह कौन से 3 एक्ट हैं जो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को रखा गया है 1947, ट्रेड यूनियंस एक्ट को रखा गया है 1926 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट्स 1946 को रखा गया है। तो अब चलते हैं इस पे मेजर फोकस क्या बताया गया है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्लियर कट बताया गया है कि इन 3 लेबर लॉ एक्ट्स को इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेप लिया गया है जिससे सेफगार्ड किया जाएगा जो भी ट्रेड यूनियंस और वर्कर्स हैं उनके फ्यूचर को। और यहाँ पे आप बता दिया गया है कि जितने भी पॉसिबल स्टेप्स हैं उसको यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स और वर्कर के लिए जो लिया गया है ताकि फ्यूचर में किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट ना हो सके, और अगर कोई इसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो उसका रिजोल्यूशन इमीडिएट हो जाए। इसमें जो मेजर बेनिफिट मिलने जा रहा है, अगर कोई एम्प्लॉई जॉबलेस हो जाते हैं, जॉब से छूट जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं इमीडिएट, तो यहाँ पे अगर वह अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत वह बेनिफिट पा सकते हैं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत वह एम्प्लॉई या वर्कर बेनिफिट पा सकते हैं एज ए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के रूप में, अगर वह एम्प्लॉय ESIC स्कीम के अंतर्गत आते हैं। ESIC स्कीम का बेनिफिट अगर उनको मिल रहा है तो फिर वह एम्प्लॉय को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा और वह एज ए फाइनेंशियल के रूप में उसको गवर्नमेंट की तरफ से वेजेस दिया जाने का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत। और क्या क्या इसमें बन के आया है उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है कि अगर आप रिट्रेचमेंट करते हैं, एम्प्लॉयर हैं और किसी भी एम्प्लॉय को रिट्रेचमेंट करते हैं, अगर आप उसे जॉब से निकाल देते हैं तो आपको 15 डेज का वेजेज फॉर री स्किलिंग के नाम पे आपको पे करना पड़ेगा, और यह अमाउंट जो है या वेजेज आपको उस एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में या उस वर्कर के बैंक अकाउंट में
डायरेक्टली क्रेडिट करना होगा, ताकि वह एम्प्लॉय न्यू स्किल्स को लर्न कर सके और अपने जो भी स्किल है उसको इन्हांस कर सके। यहाँ पे फास्टर जस्टिस की भी बात की गई है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ट्रिब्यूनल में एक बार एनी डिस्प्यूट अगर चला जाता है तो काफ़ी लंबा समय लगता है इसके रिजोल्यूशन में। इसके लिए इस पर भी काफ़ी फोकस किया गया है। यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है कि अगर कोई भी वर्कर है और अगर कोई भी डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के अंदर है तो ट्रिब्यूनल की यह जिम्मेदारी है कि उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को या केस को जो भी फाइल है उसको 1 ईयर के अंदर उसको सॉल्व करना है, उसको फाइनल डिसीजन देना होगा। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स की तरफ से 2 मेंबर्स को फैसिलिटेट किया गया है फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए भी। तो यह सब काफ़ी बेनिफिट है। इसके अंतर्गत और क्या बेनिफिट है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बता दिया गया है कि इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत अगर ट्रेड यूनियन 51% वोट्स लाता है अगर है उनके पास, तो वह रिकॉग्नाइज्ड कर सकते हैं सोल निगोशिएटिंग यूनियन के रूप में, और वह एम्प्लॉयर के साथ एग्रीमेंट बना सकते हैं जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी इन दोनों के बीच सहमति होती है। अगर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत अगर कोई ट्रेड यूनियन लेस देन 51% वोट लाता है तो यहाँ पे निगोशिएटिंग काउंसिल ट्रेड यूनियन की तरफ से एक बनाया गया है, और जो एम्प्लॉयर है उनके बीच में एक निगोशिएटिंग काउंसिल काम करती है दोनों के बीच को मैप करने के लिए जो भी डिस्प्यूट होता है। तो यहाँ पे निगोशिएटिंग काउंसिल बनाएगी एग्रीमेंट एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियंस के बीच में। तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे, हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे गाइड कर सकता हूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स।